पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। सत्ता की वर्कशॉप में आज ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड की वैचारिक मरम्मत करेंगे। 50% टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप को मैसेज दे दिया है। ये कहा है कि भारत किसी भी कीमत पर किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। आज टैरिफ मैन ट्रंप की वैचारिक धुलाई होने वाली है, आप मिस मत कीजिएगा इसे। वोट चोरी वाले मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कई आरोप लगाए हैं। दिल्ली में प्रेजेंटेशन में कई सबूत भी दिए हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत बताया है। राहुल के एटम बम पर सियासी कलेश भी शुरू हो गया है। इसकी पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा अपडेट भी दे दें। आज उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए की बैठक हुई। पीएम मोदी और जेपी नड्डा को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। सत्ता के न्यूज मित्रों को यह भी बता दें कि अमेरिका के साथ टैरिफ वाली टेंशन के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आपको भी सबसे पहले अपडेट हम देते रहेंगे। ये दौरा अहम होगा क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती ट्रंप को चुभ रही है। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह भी कहा है कि जस्टिस वर्मा का आचरण विश्वास नहीं पैदा करता है। पाकिस्तान में चल रहे सत्ता के बड़े संघर्ष की जानकारी भी आपको देंगे। बलूचिस्तान में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इंटरनेट बंद है, ब्लैकआउट है। 15 अगस्त पर धारा 144 लागू है। 11 अगस्त ट्रेंड कर रहा है। उत्तरकाशी के धराली में ऑपरेशन जिंदगी भी जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब तक 274 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन सत्ता की शुरुआत अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के एक मशहूर कथन से करते हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका का चरित्र उजागर किया था। हेनरी ने कहा था, अमेरिका का ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। अमेरिका के केवल अपने हित होते हैं। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना तो घातक है। करीब 50 वर्ष पहले हेनरी किसिंजर की कही इन बातों को अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर सही साबित कर रहे हैं। वो ये साबित कर रहे हैं कि भारत का अमेरिका के करीब जाना कितना घातक हो चुका है और इसकी कीमत भारत चुका रहा है। पिछले 7 दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देने और निजी खुन्नस निकालने के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड खुद ही ध्वस्त कर दिए हैं। वो हर दिन धमकियों का नया एपिसोड लॉन्च करते हैं और ये सोचते हैं कि आज तो भारत झुक ही जाएगा। ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने कल एक बार फिर की, जब भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस बार तो उन्हें पक्का यकीन रहा होगा कि आज भारत झुकेगा, लेकिन वो भूल गए हैं कि धमकियों के आगे ट्रंप की चापलूसी करने वाला पाकिस्तान तो झुक सकता है, भारत नहीं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार उन्हें सीधा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। यानी मैसेज क्लियर है, ट्रंप भारत को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। ट्रंप ने पिछले 7 दिन में जितनी बार बयान दिए हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ धमकी, निजी खुन्नस और स्वार्थ दिखा है। वो सार्वजनिक रूप से बेहद अपरिपक्व, झुंझलाते हुए और हताश दिखे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलें, जहां उनके धमकीबाज और हताश विचारों की तर्कों, तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं के रेफरेंस से मरम्मत की जाए। इसीलिए वर्कशॉप में आज के हमारे मेहमान हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो आइए सीधे वर्कशॉप का रुख करते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि कुंठा अपना परिचय करने वाले की धमकी में ही सामने उजागर हो जाती है। और इसी तरह की कुंठा, इसी तरह की खुन्नस डोनाल्ड ट्रंप निकाल रहे हैं। जिस तरह से वो बयान देते हैं, जिस तरह से वो मीडिया के सामने आकर और जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, वो जाहिर सी बात है उनकी पद को शोभा नहीं देते हैं। लेकिन फिर एक बार यही है बड़ा सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप, अक्सर ये कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि कुंठा अपना परिचय सामने वाले को धमकी देकर देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने वाली लत के शिकार हैं। उन्हें हर बात पर धमकी देने की आदत है। कभी वो अपने देश की मीडिया, कभी अमेरिका के दुश्मन, तो कभी वो अमेरिका के दोस्त को भी धमकी देने लगते हैं। दरअसल वो पूरी दुनिया को एक ही तराजू पर रखकर तौलना चाहते हैं और भारत के मामले में
उन्होंने यही गलती की है। एक हफ्ते में दूसरी बार उन्हें वर्कशॉप में लाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कल फिर उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, जो बिल्कुल मिलाकर अब 50% हो चुका है। उन्होंने धमकी की अगली किस्त में यह भी कहा कि आगे भारत पर और प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रंप ने जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में 2 बार टैरिफ लगाया और भविष्य में कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं, उससे उनकी छिपी हुई हताशा और निजी खुन्नस साफ दिख रही है। इसीलिए वर्कशॉप में वैचारिक मरम्मत के 3 हथियार आज इस्तेमाल होंगे। पहला हथियार हथौड़ा होगा, जिससे हम उनकी टैरिफ वाली धमकी को चकनाचूर करेंगे। दूसरा हथियार पिलास होगा, जिससे हम उनके दिमाग में जम चुके धोखेबाजी वाले विचार को खींचकर बाहर निकालेंगे। तीसरे हथियार के तौर पर हम कूटनीतिक ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके दोस्ती वाले विचारों में जो जंग लगा है उसकी सफाई होगी और वो फिर से ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे जिससे भारत के प्रति सही नजरिया उनका दिखे। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति माना जाता है, लेकिन ट्रंप अपने इस व्यस्त कार्यक्रम से हर दिन समय निकाल लेते हैं। हर छोटे बड़े ऐलान के लिए वो खुद मीडिया के सामने आते हैं। हर दिन की तरह कल भी वो मीडिया के सामने आए और भारत पर 50% टैरिफ की पुष्टि की। लेकिन इस पुष्टि में उनका डबल स्टैंडर्ड और स्वार्थ लीक हो गया। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि भारत की तरह चीन भी रूस से तेल खरीदता है, क्या चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, इसका वो सही से जवाब नहीं दे पाए। शायद सवाल सिलेबस से बाहर का रहा होगा उनके लिए, इसीलिए वो सिर्फ ये कहकर चुप हो गए कि आगे देखिए क्या होता है। वैसे ट्रंप की इस टैरिफ धमकी पर भारत ने सधा हुआ और सीधा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित, अकारण और तर्कहीन कहा है। ट्रंप को इस जवाब की उम्मीद नहीं रही होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि भारत दबाव में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन 12 घंटे बाद ही उनका ये भ्रम तब टूट गया जब पीएम मोदी ने पहली बार ट्रंप को सीधा जवाब दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने कृषि और डेयरी उद्योग में अमेरिका को एंट्री दे, लेकिन पीएम मोदी ने आज ये साफ इनकार कर दिया है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। पीएम मोदी का यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे और सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप की इस टैरिफ वाली व्यापारिक हिंसा से भारत को नुकसान होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर भारत के लिए ये एक झटका है, लेकिन ये झटका एक तरफा नहीं है। इस टैरिफ से भारत के लिए अमेरिका में व्यापार मुश्किल होगा, जबकि एशिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी भारत उससे दूर होगा। अमेरिका का अमेरिकी निर्यात घटेगा, डॉलर की कमाई कम हो जाएगी, लेकिन चीन को भारत से काउंटर करने की अमेरिकी नीति बिखर जाएगी। अमेरिका में निर्यात घटने से भारत में नौकरियां घटेंगी। चीन की समंदर नीति के खिलाफ बने क्वाड को फायदा नहीं मिलेगा। यानी डोनाल्ड की नीति से सिर्फ भारत को नुकसान होगा ऐसा नहीं है, अमेरिका को भी नुकसान होगा। अमेरिका में इसकी चर्चा भी हो रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि लंबे समय की कूटनीति के लिहाज से अमेरिका अपना एक अहम दोस्त खो रहा है।
वैसे ट्रंप को ये लग रहा होगा कि वो टैरिफ से अमेरिका की करोड़ों डॉलर की कमाई कराएंगे, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि टैरिफ के कारण एक अमेरिकी कार कंपनी को 3 महीने में $800 मिलियन का टैरिफ देना पड़ा है, जबकि उसकी कारें अमेरिका में ही बनती हैं। टैरिफ की स्थिति यह है कि इससे हर अमेरिकी को सालाना 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। टैरिफ से अमेरिका की जीडीपी को 11,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ के कारण कुछ ही महीनों में अमेरिका में 15 वर्षों के इतिहास में सबसे कम नौकरियां पैदा हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा करते नहीं थक रहे हैं कि भारत पर टैरिफ रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन कूटनीति के जानकार इसे असली वजह नहीं मानते। वजह कुछ और है। पहली वजह है भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय ट्रंप को नहीं देना। दूसरी वजह है नोबेल पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से ट्रंप का नॉमिनेशन नहीं होना। तीसरी वजह है कनाडा दौरे के दौरान पीएम मोदी को डिनर पर अमेरिका बुलाना, लेकिन पीएम मोदी का इनकार कर देना। चौथी वजह है अमेरिकी फाइटर जेट F-35 खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाना। और पांचवी वजह है अमेरिका से कृषि और डेयरी पर व्यापार न करना। कुल मिलाकर साफ पता चल रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बढ़ी हुई ईगो को ठेस पहुंची है और वो धमकियों के सहारे अपनी ईगो को संतुष्ट करना चाहते हैं। अमेरिका से अलग भारत की स्थानीय राजनीति को अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट हो रहा है। डेड इकोनॉमी पर ट्रंप से सहमति जताने वाले राहुल गांधी ने नए टैरिफ को ब्लैकमेलिंग कहा है। विपक्ष के ज्यादातर नेता ट्रंप की इस नीति को गलत बता रहे हैं। पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर तो अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की मांग तक कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप सोच रहे थे कि उनके टैरिफ से भारत बिखरेगा, लेकिन भारत एकजुट हो रहा है। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। Prime Minister Modi will be going to China for the first time in 7 years. So a great deal of action and reaction is taking place. And things have not yet settled down. Now, it is, I think, known that President Trump uses drama and uses, said, raising the ante as a negotiating tactic. जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है। क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है। झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है, और इस पे कोई बात नहीं कह रहे ये लोग, सब लोग चुप हैं। ये ट्रंप और अमेरिका के चरित्र को दिखाता है कि किस प्रकार से आप छोटे देशों को ये समझते हो कि वो तो कीड़ा मकोड़ा है, उनको दबा के मार दो, और भारत जैसे देशों को जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 144 करोड़ की आबादी वाला देश है, उसके ऊपर ऐसा दबाव बनाओ कि ये भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाए। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक रूप से धूर्तता करते दिख रहे हैं। उन्हें अमेरिका की कमजोरी पता है, शायद इसीलिए वो सिर्फ उन चीजों पर टैरिफ लगा रहे हैं जिससे अमेरिका को तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रंप ने भारत के फार्मा सेक्टर पर अब तक टैरिफ नहीं लगाया है। उन्हें पता है कि भारत की दवाइयां अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन उन चीजों पर टैरिफ नहीं लगाया जो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है।
वैसे आने वाले दिनों में ट्रंप को कई झटके भी लगने वाले हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने कहा है कि ब्रिक्स देश अमेरिकी टैरिफ का संयुक्त जवाब दे सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। इससे ट्रंप का दुख और बढ़ेगा। पीएम मोदी भी इस महीने के अंत में चीन जा सकते हैं। ये भी ट्रंप को परेशान करने वाला है। पीएम मोदी जापान की यात्रा करने वाले हैं। ये भी ट्रंप को अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर है, जब इतनी बड़ी मुलाकातें होंगी तो व्यापार और कारोबार दोनों पर बात होगी, जो ट्रंप को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ट्रंप को एक बात समझनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिकी टैरिफ से परेशान चीन ने भारत का समर्थन किया है। भारत में चीन के राजदूत जू फिहोंग ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर आप धमकीबाज को जमीन का 1 इंच देंगे तो वो आपसे 1 मील जमीन ले लेगा। भारत भी ये बात समझता है, इसीलिए वो धमकीबाज ट्रंप के आगे नहीं झुक रहा है। भारत और अमेरिका कभी बहुत अच्छे मित्र नहीं रहे हैं, लेकिन वर्ष 2000 के बाद स्थिति बदली। पहले बिल क्लिंटन, फिर जॉर्ज बुश, बाद में ओबामा, पहले टर्म में खुद ट्रंप और फिर बाइडेन ने पिछले 20 सालों में भारत और अमेरिका को काफी करीब ला दिया था। अमेरिका भारत को एशिया में सबसे मजबूत रणनीतिक साथी बताने लगा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 महीने में सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है। इस पूरे संदर्भ में 3 बातें पूरी दुनिया को समझ आ रही हैं और यही सत्ता की वर्कशॉप से निकले 3 मैसेज भी हैं। पहली बात, भारत अमेरिका की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। दूसरी बात, निजी खुन्नस के कारण ट्रंप अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं। और तीसरी बात, भारत अब अमेरिका पर शायद ही कभी इतना भरोसा कर पाएगा। यानी अमेरिका ने दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के भरोसे को खो दिया है। आगे भविष्य में भले ही ट्रंप इस तरह के टैरिफ वापस ले लें, दोनों देशों में व्यापार भी शुरू हो जाए, लेकिन भरोसा कायम होगा ये मुश्किल है। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकना है या नहीं, दुनिया भर में ये चर्चा का विषय है। पाकिस्तान जो इस वक्त ट्रंप की चाटुकारिता के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहां की जनता भी इस वक्त ये कह रही है कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के सामने भारत मजबूती से खड़ा है। और सत्ता में अब बात करते हैं सियासी खबरों की। आज वोट चोरी वाले मुद्दे पर राजनीतिक तापमान ज्यादा रहा है। पूरे देश में राजनीतिक रेडिएशन देखा गया, क्योंकि आज राहुल गांधी ने आरोपों वाला एटम बम फोड़ दिया। दिल्ली में राहुल गांधी का ये प्रेजेंटेशन इसी एटम बम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। आज वोट चोरी पर राहुल गांधी ने 1 घंटा 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। मतलब ये कि राहुल गांधी आज चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने के लिए पूरे होमवर्क के साथ आए थे, सबूतों के साथ आए थे। इसका जिक्र खुद राहुल गांधी ने भी किया। उन्होंने कहा कि इन सबूतों को 6 महीने में तैयार किया गया है। 7 फीट तक ऊंचे पेपर्स को खंगालने के बाद ये सबूत जुटाए गए हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कई राज्यों की वोटर लिस्ट को दिखाते हुए कहा कि इसमें संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल गांधी ने मुख्य रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक चुनावों में वोट चोरी के आरोप लगाए। 5 आरोप लगाए। पहला है डुप्लीकेट मतदाता, वोटर्स के फर्जी और अमान्य पते, एक पते पर थोक में मतदाता होना, मतदाताओं की गलत तस्वीर जिसके सबूत भी उन्होंने दिखाए, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। इन आरोपों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में किया गया है। कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं हैं, वहीं कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां 40 लाख फर्जी नाम हैं। यहां तक कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता है, इस वजह से वोटों की चोरी हो रही है। आप राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन को सिर्फ 148 सेकंड में समझिए, उसके बाद इस पर हो रही राजनीति के बारे में भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है। One voter in single address, invalid photo, misuse of Form 6. गुरकीरत सिंह नाम, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126, 4 बार। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर में 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस 1। ये देखिए शकुन रानी जी हैं,
13/9/23 तो ये नई वोटर फर्स्ट टाइम वोटर बनती है। इनकी एज क्या है? 70 साल की है। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered. ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच है। राहुल गांधी के एटम बम वाले आरोपों के दौरान TV9 भारतवर्ष की टीम भी वहां पर मौजूद थी। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने राहुल गांधी से सवाल भी पूछा। इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, आप वो भी सुनिए। राहुल जी, दो बातें बार बार चर्चा का विषय बनती हैं। एक तो ये बार बार बीजेपी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी है, धांधली है, तब एक पूरा कर लेते हैं। और जब हार जाते हैं तब वो ये बात कहने लगते हैं, जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरी बात ये, क्या इसका इलाज वोटिंग मशीन की जगह दोबारा बैलेट पर लौटने से हो पाएगा? जब तक, एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट बनाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने आरोपों को लेकर हलफनामा देने को कहा है। इन आरोपों को निराधार और मिसलीडिंग बताया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा है कि आपसे अनुरोध है, जनता को मिसलीड ना करें। राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी शोले भी भड़क रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी कई हमले किए। ये कहा है कि भारत का चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिली भगत कर रहा है और चुनाव को चोरी किया जा रहा है। इस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है और ये कहा है कि ये राहुल गांधी का गुस्सा है क्योंकि जनता वोट नहीं देती है। Made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। दिस इज ईसी डेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला करते हुए नजर आए। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का ये इलेक्शन रेज है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। So here we are talking about something that we have bulletproof proof. This is their data. ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, खुली मानते हैं, उसे चोरी किया जाए। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो। इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट
हमारे हवाले कर देनी चाहिए। और जिस तरह से इनका हस्तक्षेप रहता है, हमने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह की धांधली वोटर्स की करी गई है, तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से यह सही बात कही जा रही है। में जो जिसने हमें हक और अधिकार दिया है वोट डालने का, ये सीधे उसको आघात करने की बात करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। एक शब्द है अफसरशाही, जिसका अर्थ होता है अफसरों का शासन, यानी जहां सरकार के मंत्री नहीं बल्कि अफसरों की चले, वो अपनी मर्जी से फैसला लें। सत्ता में आज इस शब्द की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला यूपी के बलिया का है, जहां एक पुल बन रहा था। पुल बना और पुल का उद्घाटन भी कर दिया गया और इसी इलाके से संबंध रखने वाले मंत्री दयाशंकर सिंह को इसकी जानकारी तक नहीं मिली। जब मंत्री जी को जानकारी मिली तो वो नाराज हो गए। आखिर मंत्री की जानकारी के बिना पुल का उद्घाटन हुआ कैसे? इस बात से नाराज मंत्री दयाशंकर सिंह ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री जी इतने नाराज हुए कि ये तक कह दिया कि बिना जानकारी दिए और बिना क्लियरेंस के ही उद्घाटन कर दिया गया। पूरा पीडब्ल्यूडी किसी के इशारे पर काम कर रहा है। उनका इशारा बीएसपी के एक विधायक की तरफ था, जिन्होंने दयाशंकर सिंह के बयान पर अब प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि उन्होंने जो करना है वो कर लें। दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आज इस शहर में और हम लोग को बताया नहीं रहा, अब कर रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं तो समझ रहा। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता, तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। और क्या, विधायक टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे। जानबूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। मैं स्थानीय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये चेयरमैन है नगर पालिका के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग को बिना बताए और यहाँ पर जानबूझ करके इसको उद्घाटन किया गया, इसलिए कि हम लोग को इसका श्रेय न मिले। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पे क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। और हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे। तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं, शंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहे लोग। वैसे यूपी में अफसरशाही पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी चिंतित हैं। कल अयोध्या में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करना तो आसान है, लेकिन सरकारी फाइल को मंजूरी दिलाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं वहां जो बैठे हैं उनका। मेरा सिर्फ अधिकारियों को इतना ही कहना है कि पहली फाइल आपके टेबल पर आए, जो बंदा बैठा है वो ही सभी कमियां निकाल कर पूरी करवाए। एसीएस तक पहुंचे तब तक कमियां होती रहती है और ये सभी जगहों पर।